वेलकम टू द किंग ऑफ डायमेंशंस, जहां हर कहानी एक नए डायमेंशन का दरवाजा खोलती है। फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या हॉरर, हर एपिसोड में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का अनुभव। ओपन बुक कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में बस जाएं। अगर आपको कहानियों से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पुष्पिन सब्सक्राइब करो और जग जाओ हमारे इमेजिनेशन के अनंत डायमेंशंस से। 77 भाई हूं तुम्हारा। शौर्य को आज उसके तीनों बहनों ने मिलकर राखियां बांध थी और शौर्य की बचपन से लेकर आज तक जो कलाई सुनी थी वह भर गई थी। बहनों का प्यार उसे आज मिला था। तभी शौर्य को कुछ याद आया और वह बाहर चला गया। कुछ ही देर में एक बड़ी सी राखी के दुकान के सामने खड़ा था। त्योहार के दिन सड़क पर हर जगह राखी के स्टॉल्स भारत में दिखाई देते हैं। यहाँ आते ही शौर्य ने अलग अलग दिखने वाली 100 से भी ज्यादा राखियां खरीदी। इसके बाद उसने एक लेडीज कड़ों के शोरूम में जाकर बहुत सारे लड़कियों के कपड़े खरीद लिए और उन्हें अपने रिंग में रखकर एक सुनसान जगह पर गाड़ी लेकर पहुंच गया। उसने अपनी गाड़ी को भी अंदर रखा और वह गायब हो गया। दूसरी तरफ डायमेंशन के अंदर उस रात शौर्य ने 100 से भी ज्यादा लड़कियों की जान बचाई थी। उसके बाद इन्हें इस डायमेंशन में भेज दिया गया था। शौर्य के आने तक माया इन लड़कियों का ख्याल रख रही थी। माया ने आते ही उन लड़कियों को नदी में नहाने भेज दिया, जिस वजह से उनके सारे घाव भर गए और साथ ही साथ उनके शरीर से सारी गंदगी निकल गई। इसके बाद माया ने उन्हें एक खास गोली दी, जिसके वजह से उनके शरीर से उन लोगों की वजह से जो कुछ भी गंदगी थी वह भी नष्ट हो गई। उन लड़कियों ने इस जादुई असर को महसूस किया और वह रोने लगी। उन्हें माया ने समझाया, तुम लोग अब पुरानी बातें भूल जाओ, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। फिलहाल यहाँ पर आप लोगों के पहनावे के लिए कुछ कपड़े हैं, उन्हें आप ओढ़ लो। स्वामी के आने के बाद मैं आप सबके लिए अच्छे कपड़ों का इंतजाम कर दूंगी। इतना कहकर माया ने उन्हें वहां पर उपलब्ध कपड़े दे दिए। सारी लड़कियां एकदम खूबसूरत थी। इन्हें उन आतंकवादियों ने सिर्फ अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इन लड़कियों को गांव और बस्तियों से बंदूक की नोक पर किडनैप करवाया था। जब उनका मन भर जाता था तो वे लोग इन लड़कियों को मार देते थे। सब कुछ हो जाने के बाद माया उन्हें महल में लेकर आती है और उन्हें फल खाने के लिए देती है। ये फल वे लोग आसानी से पचा सकते थे। फलों को खाने के बाद उनके शरीर में ताकत वापस आई और उनका जो कमजोर शरीर था वापस से मजबूत हो गया। जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था तो माया उन्हें नदी पर बोतल में पानी भरने के लिए लेकर गई। शौर्य ने खाली डिस्पोजेबल मिट्टी के बोतलों का पहले ही इंतजाम करके रखा था। लड़कियां भी पानी भरने में जुट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी लड़की ने इस जगह के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ये जगह बहुत ही अलग थी। यहाँ की हवा एकदम ताजी थी और इस बंटवारा में अलग ही पवित्रता थी। जब सारी बोतलें भर गई तो उन्हें छोटे छोटे बक्सों में भर दिया गया और अच्छे से पैक किया गया। सारे काम होने के बाद सभी लड़कियों यहाँ वहाँ घूमने लगी। माया ने भी उन्हें सूचित किया था कि कौन सी जगहों पर वे लोग टहल सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते। सभी लड़कियों यहाँ वहाँ घूम रही थी, लेकिन इनमें से एक लड़की बहुत नाराज थी। जब माया ने ये देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? कोई बात यहाँ की तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? इस बात पर वह लड़की अपने आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज राखी का त्योहार है और मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही थी। जब उन लोगों ने मुझे किडनैप करवाया तब उन्होंने मेरे भाई को गोलियों से भून कर मार डाला। तो बस उसकी याद में मैं उदास हो गई। तभी उसे एक लड़के की आवाज कंपनी सुनाई दी, तो क्या हुआ, तुम्हारा एक भाई तुम्हें बचाने में नाकाम रहा, लेकिन ये भाई तो है ना, मैंने उन्हें ऐसी सजा दी है कि ऊपर यमराज भी उनकी आत्माओं देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जब सभी लड़कियों ने ये आवाज सुनी तो वे सब उस आवाज को पहचान गई थी। वे इस आवाज को कैसे भूल सकती है? ये शौर्य की आवाज थी, उन्हें नया जीवन देने वाले की आवाज। सारी लड़कियां शौर्य को घेर कर खड़ी हो गई। कुछ लड़कियां जो दूर थी वे भी वहां आ पहुंची थी। उनके चेहरे पर एक खुशी थी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। शौर्य ने उन सबको देखकर कहा, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये जगह बहुत पसंद आई होगी। यहाँ सब कुछ एकदम चमत्कारिक है। यहाँ का पानी भी एक दावा की तरह है। तो क्या आप लोग यहाँ रहना चाहेंगे? तभी एक लड़की बोली, सर अपने हमें नया जीवन और नई जगह दी है। इस जगह पर दूर दूर तक हमें परेशान करने वाला कोई नहीं है। मैं तो यहीं रहना पसंद करूंगी। ये बात सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, ये सब आप पर निर्भर है। मैं आपसे कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। वैसे भी मेरी इस जगह पर कोई नहीं रहता और कोई मेरी इजाजत के बगैर आ भी नहीं सकता। वैसे तुम लोग अब मेरे अपने लोग हो, तो इसी बात पर मैं आपको मेरी पहचान बता देता हूँ। मेरा नाम शौर्य है और मैं इस आयाम या फिर कह सकते हो इस दुनिया का मालिक हूँ।
अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो मैं आपको रहने खाने के साथ साधना करना और युद्धकला का अभ्यास भी सिखाऊंगा। जब आप मेरे जितने ताकतवर हो जाएंगे तो आप भी मेरी तरह उन बुरे लोगों को मार पाएंगे। इतना कहकर शौर्य चुप हो गया और उन लड़कियों के बोलने का इंतजार करने लगा। तभी एक लड़की आगे बढ़कर बोली, सर आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, उसके लिए हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। अगर आप हमें कोई और बात करने बोलेंगे तो वो भी हम आपके लिए करेंगे। उस लड़की की इनडायरेक्ट बात शौर्य को समझ में आई तो वह थोड़ा चिढ़कर बोला, तुम सब लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी एक बार रक्षा की है और मैं आगे भी आपकी रक्षा करूंगा, और इस वादे को याद रखने के लिए मैंने आज राखी के इस पवित्र त्योहार पर आप लोगों को मेरी बहन बनाने का निर्णय लिया है। शौर्य ने अपने हाथ में ढेर सारी राखियां प्रकट की और उन्हें उन लड़कियों को दे दी। लड़कियां पहले तो चौंक गई, लेकिन बाद में उन्होंने एक एक करके अपने पसंद की राखियां उठा ली। उसके बाद शौर्य ने उन लड़कियों को ढेर सारे कपड़े गहने दे दिए और कहा, इस राखी पर ये भाई तुम्हें इतना ही दे सकता है। अगर आप लोग बाहर होती तो मैं आपके लिए गाड़ी, बंगला या फिर आईफोन दे देता, लेकिन यहाँ उन चीजों की जरूरत नहीं है। सभी लड़कियों ने शौर्य को राखियां बांध दी। तभी माया दूर से एक आरती का थाल लेकर आ गई। ये थाल शिव मंदिर में रखा हुआ था। सभी लड़कियों ने शौर्य का तिलक लगाकर उसकी आरती उतारी। मिठाई की जगह लड़कियों ने शौर्य को रसीले फल खिलाए। इतनी सारी राखियां उसके हाथ पर बैठ नहीं रही थी, फिर भी शौर्य ने उन्हें अपने हाथ में बंधा लिया। राखी की रस्म पूरी होते ही सभी लड़कियों महल में चली गई। इस महल में अनगिनत कमरे थे। हर कमरा साजो सामान के साथ भरा हुआ था। इन लड़कियों के आने से सुनसान पड़ा महल भर गया था। उसके बाद शौर्य ने माया से कहकर उनकी ट्रेनिंग की अरेंजमेंट्स कर दी और वह निश्चिंत हो गया। जब वह महल के मेन हॉल में बैठा था तो सारी लड़कियां वहां आ गई। तभी एक लड़की बोली, भाई अगर हम यहाँ रहेंगे और सिर्फ साधना करेंगे और आपके लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमें बुरा लगेगा। शौर्य ने ये सुना तो वो बोला, भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हें मैं यहाँ रखकर सिर्फ एक खुशहाल जिंदगी दे रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और रही बात काम की, तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन वो भी महीने में एक बार। तभी एक लड़की बोली, वो बोतल भरने का काम तो नहीं बता रहे आप? शौर्य खुश हुआ और बोला, एकदम सही कहा तुमने, बस तुम्हें इन्हें भरना है और पैक करना है। बाकी समय तुम लोगों को सिर्फ साधना और युद्धकला का अभ्यास करना है। उसके बाद शौर्य ने कुछ सोचा और बोला, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे आपकी पूरी पहचान और एड्रेस बता दें, ताकि अगर वे लोग सुरक्षित होंगे तो तुम्हारी खुशहाली उन तक पहुंचा दूंगा। साथ ही जब मैं ये पानी बाहर बेचूंगा उससे जो भी पैसे मिलेंगे वो तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दिए जाएंगे। शौर्य की बात मानकर सभी लड़कियों ने अपना पता, नाम और बाकी की जानकारी शौर्य को दे दी। सिर्फ एक लड़की जिसका कोई नहीं था वह बोली, मैं किसका पता दूंगी, मेरा एक भाई था उसे भी इन लोगों ने मार दिया, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब सिर्फ आप हो और ये बाकी बहनें हैं। शौर्य इस बात पर थोड़ा दुखी हुआ और बोला, अगर तुम ताकतवर बनती हो तो इस दुनिया का हर इंसान तुम्हारा रिश्तेदार बनने की कोशिश करेगा। रही बात भाई की, तो मैं हूं, अब तुम्हारे पास तो टेंशन नहीं लेने का। शौर्य की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसके बाद शौर्य ने बाकी छोटी मीठी चीजों का अरेंजमेंट किया और जरूरत के सामानों की लिस्ट बना की, ताकि अगली बार ये सारे सामान इन लड़कियों के लिए वह लेकर आए। शौर्य जब डायमेंशन से बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। उसने घर पर आते ही विराज को अपने कमरे में बुलाया और बोला, हाँ तो बड़े भाई, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं, और अपने चेहरे पर ये सवालिया एक्सप्रेशन है उसे हटा सकते हो, ये दिखने में बहुत गंदा है। विराज ने ये सुना तो वह बोला, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी इन शक्तियों का राज? अब क्या कहेगा शौर्य विराज से? क्या शौर्य सब कुछ सच बता देगा या फिर कोई झूठी कहानी बताकर विराज को बना देगा बेवकूफ? एपिसोड 78 विराज के सवाल। शौर्य और विराज आमने सामने उसके कमरे में बैठे थे। आज शौर्य ने विराज को सवाल पूछने का मौका दिया था तो विराज भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। विराज ने पहला सवाल पूछा, क्या मैं तुम्हारी शक्तियों का राज जान सकता हूँ? शौर्य ने यह सुना तो वह शांति से बोला, मैं एक साधक हूँ और युद्ध कला का अभ्यास करने वाला जानकार हूँ, तो ये शक्तियां मुझे मेरी सिद्धियों से मिली है। विराज बोला, ओह तो ये बात है, क्या साधना करना कठिन होता है? हाँ, आम इंसानों के लिए ये बहुत कठिन होता है। क्या तुम्हारे कोई गुरु है? नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। क्या तुम हवा में उड़ सकते हो? फिलहाल तो नहीं, लेकिन जब मैं अपने साधना के 2 और पड़ाव पार करूंगा तो मैं वह चीज भी कर सकता हूँ। तुम वो सारी चीजें हवा में से कैसे निकल सकते हो? शौर्य ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, ये एक स्टोरेज रिंग है। इसमें मैं कोई भी निर्जीव वस्तु रख सकता हूँ।
उन लड़कियों का क्या हुआ जिन्हें तुमने गायब कर दिया था? वे सब इस वक्त एक सुरक्षित स्थान पर है। वहां मेरे इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। क्या साधक अमर होते हैं? नहीं, पर सामान्य चीजें उन्हें नहीं मार सकते। साधना के स्तर होते हैं क्या? हाँ, पहला मुख्य स्तर होता है कुंडलिनी साधना। इसमें आपको शरीर में छिपे 7 से चक्रों को जागृत करना होता है। इन्हें जागृत करते वक्त आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति जो कि निष्क्रिय होती है उसे जरूर करना है। उसके बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से तुम्हें उसे 7 चक्रों को भरना होता है। जब तुम 7 चक्र भर दोगे तो तुम्हें मेरे जितनी ताकत मिल जाएगी। इसके बाद का स्तर होता है संत स्तर, जहां आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। एक योद्धा के लिए ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इसके बाद होता है संत अधिपति स्तर। इस स्तर पर पहुंचने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने एक इशारे से पूरे के पूरे पहाड़ को नष्ट कर सकते हैं। शौर्य ने सब कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। तभी विराज ने अगला सवाल किया, संत अधिपति से आगे भी कोई स्तर होता है क्या? हाँ, उसके आगे भी कई स्तर होते हैं, लेकिन वे फिलहाल मेरी पहुंच से बाहर है। क्या कोई भी इंसान इसका अभ्यास कर सकता है? नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। ये उनके शरीर की बनावट पर अवलंबित होता है। तुम्हारा शरीर ही देखो, तुम साधना कर तो सकते हो लेकिन तुम्हारी स्पीड कम रहेगी। उसके कुछ भौतिक कारण भी है, जैसे आज के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो चुकी है, तो तुम साधना करने का प्रयास कर सकते हो पर उसमें सफल होना आसान नहीं है। क्या साधना और योग साधना अलग अलग है? हाँ, दोनों में अंतर है। साधना मूलतः आपके चक्रों को जागृत करने के लिए की जाती है। योग आपके शरीर और मन को एकाग्र करने के लिए होता है। साधना एक प्रकार की एडवांस योग साधना होती है। इसकी जानकारी सिर्फ कुछ गिने चुने प्राचीन साधकों के अखंडों में है। क्या साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है? अगर किया तो अच्छी बात है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता। वो तुम्हारी तलवार खास है क्या जिसकी मदद से तुम उड़ पा रहे थे? तभी विराज के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। उसका चाम विराज को मोहित कर रहा था। विराज का मुंह उसे देखकर खुला का खुला रह गया। विराज में मुंह को बंद करते हुए शौर्य उसे होश में लाकर बोलता है, ये मेरी तलवार है, इसे मैं ब्लड एम्प्रेस कहता हूँ। शुद्ध हिंदी में इसे रक्त सम्राज्ञी कहा जाता है, लेकिन अब मुझे ये नाम बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है। उसकी तलवार मुस्कुराते हुए विराज के पास गई और बोली, मास्टर, ये तो बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी से भरा हुआ है। तभी शौर्य बोला, ऐसा करने की सोचना भी मत, तुम अब वापस जा सकती हो। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाऊंगा, तब तुम वहां जो चाहे वो कर सकती हो। शौर्य के इतना कहते ही तलवार गायब हो गई। शौर्य ने विराज को देखा और कहा, अगर तुम्हें ये भविष्य में दिखाई देती है और मैं आसपास न रहूं तो भाग जाना, वरना ये तुम्हारी सारी एनर्जी छीनकर तुम्हें खत्म कर सकती है। तभी विराज अपने गालों पर हाथ रखकर बोला, ये क्या बला है शौर्य? ये वो तलवार थी जिस पर हम बैठकर यहाँ वहां घूम रहे थे। बाप रे, मैं तो बाल बाल बच हूं। वैसे शौर्य, तुम वह सारी इंफॉर्मेशन कैसे निकल लेते हो लोगों के दिमाग से? ये मुझे प्राप्त एक सिद्धि है। मैं लोगों की मेमोरी को रीड करता हूं और उसे डिजिटल एनर्जी में कन्वर्ट करके तुम्हें दे देता हूं। तो क्या तुम मुझे भी साधना सिखा सकते हो? हाँ, पर अभी नहीं, फिलहाल तुम्हारे आर्मी ज्वाइन करने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें साधना सिखा दूंगा। विराज ने ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। शौर्य भी अपने कमरे से बाहर आया और कुछ सोचकर राणा मैंशन की तरफ चला गया। राणा मैंशन में आज बहुत ही खुशियों का दिन था। पहली बार आर्या के दोनों भाई जो आर्मी में थे आज घर आए थे। वे दोनों बहुत बड़े पोस्ट पर थे। आर्या का बड़ा भाई आरव सिंह राणा राइफल्स में लेफ्टिनेंट था और दूसरा भाई आर्यन सिंह पैरा स्पेशल फोर्स में मेजर रैंक पर था। जब शौर्य घर पर पहुंचा तो वे दोनों आर्या के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। उन्हें उनके दादाजी ने पहले ही बता दिया था कि शौर्य क्या कर सकता है और राजवीर के साथ उसने क्या किया था। ये दोनों भाई राजवीर को अच्छे से जानते थे। राष्ट्रीय राइफल्स का सबसे काबिल सोल्जर राजवीर ही था, लेकिन उसके साथ शौर्य एक बच्चे की तरह खेल रहा था। ये बात दोनों को अभी तक हजम नहीं हुई थी। शौर्य को देखकर आर्या तुरंत खड़ी हो गई और उसके पास जाकर उसे अपने भाइयों से मिलवाने लेकर सोफे के पास आ गई। शौर्य को देखकर दोनों भाई खड़े हो गए। तभी आरव अपना हाथ बढ़ाते हुए शौर्य के पास आया। शौर्य ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे हाथ मिला लिया। दोनों के हाथ मिलते ही आरव ने अपनी ताकत लगाकर जोर से हाथ को मसलने की कोशिश की, मगर शौर्य के हाथ टस से मस नहीं हुआ। तभी शौर्य ने अपनी एक उंगली से अपना दबाव बनाया और आरव का चेहरा लाल हो गया। उसने शौर्य का हाथ तुरंत छोड़ दिया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पीछे हुआ। आर्यन ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हाथ में दर्द लेकर पीछे हट गया।
तभी शौर्य भी उनके पास बैठ गया और इधर उधर की बात करने लगा। आर्या जो ये सब देख रही थी वह समझ गई कि उसके भाइयों ने कुछ तो उल्टी हरकत करने की कोशिश की होगी और इसी वजह से इतनी देर से अपने हाथ को सहला रहे हैं। तभी आर्यन बोला, सुना है तुमने हमारी बहन के साथ कोई शर्त लगाई है। तभी शौर्य हंसते हुए बोला, आपकी बहन को उससे काबिल पति चाहिए था तो उस वक्त मुझे खुद को साबित करने के लिए उसके साथ शर्त लगानी पड़ी। वैसे भी मैंने तो शर्त जीत ली है। मैंने सिर्फ एक ऑक्शन में आपके बहन से ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। तभी आर्या चिढ़ते हुए बोली, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, तुमने अपने एंटीक सीधा बेचे हैं। उन एंटीक को तुमने नहीं खरीदा था, तो यहाँ तुम्हारे पास सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। इसे मैं बिजनेस नहीं मानती। तभी आरव बोला, छोटी शर्त पैसे कमाने की थी, वो भी अपनी कंपनी खोलकर, और उसने ये कर दिखाया है, तो उसमें न नुकुर करने का सवाल ही नहीं आता। आर्यन भी बोला, हाँ भाई, हमारे होने वाले जीजाजी ने तुम्हारे 3 साल पुराने बिजनेस को 3 दिन में हर दिया है। इससे ये साबित होता है कि वह बहुत काबिल है। और तुम्हारे लिए इन्होंने राजवीर को हराया और बड़े दादाजी का पर्दाफाश किया। अब इतना कोई अपनी होने वाली पत्नी के लिए करे और तब भी बीवी न माने तो ये गलत है। आर्या खिसियाते हुए बोली, तो तुम भी इससे मिल गए, मेरी शादी तो हो जाएगी लेकिन तुम्हारी शादियों का क्या। इस बात पर दोनों भाई शर्मा गए और आरव बोला, बहना सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हमारी सर्विस खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे। वैसे भी हमारी सगाई हो चुकी है। ये सुनकर आर्या शौर्य को देखते हुए बोली, ठीक है तुम शर्त जीत गए, लेकिन फिर भी तुम 1 साल से पहले मुझसे शादी नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। तुम अभी भी शादी के लिए लायक नहीं हो। इसे सुनकर शौर्य बहुत कुछ बोलना चाहता था मगर वह खुद को रोककर बोला, हाँ ये तो कानून की वजह से है, लेकिन आज भी बाल विवाह होते हैं। अगर तुम्हें मैं गायब कर दूं तो फिर वहां कानून लागू नहीं होता। जब आर्या ने ये सुना तो वह शर्मा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। शौर्य को जीत का एहसास हुआ और वह मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और दादा से मिलने अंदर चला गया। शौर्य के जाते ही दोनों भाई बोले, ये पहला लड़का है जो इस नक्सली को चुप करा दिया। सही हुआ इसके साथ। तभी आर्यन को उनके मेजर जनरल का कॉल आया। दूसरी तरफ से जनरल बोले, मेजर आर्यन, तुम्हें एक लड़के को ट्रैक करना है और उसे रविवार को होने वाले एसएसबी के एग्जाम के दिन उसे सीधा एस्कॉर्ट करके हमारे बसे पर लाना होगा। यस सर, मैं ये तो कर लूंगा। टारगेट की इंफॉर्मेशन क्या मुझे मिल सकती है? तुम्हारे टारगेट का नाम शौर्य है और वह तुम्हारे शहर से है। उसने राजवीर को बिना छुए हराया था। याद रखना, ये टारगेट बहुत खतरनाक है। उसने अहमदाबाद के आतंकवादी कैंप को खून का मैदान बना दिया था, तो उससे दूरी बनाकर नजर रखना। मेजर जनरल बड़ी ही सीरियस आवाज में बोले। ये सुनते ही आर्यन बोला, सर अगर मैं कहूं कि वो टारगेट पहले ही मेरे घर पर आया है और वह मेरा होने वाला जीजा है तो क्या ये मिशन फिर भी मुझे ही करना पड़ेगा? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तुम एक अच्छे साले की तरह उससे चिपक जाओ और एग्जाम के दिन उसे सीधे यहाँ लेकर आना। आर्यन सख्त आवाज में बोला, यस सर, मैं ये कर लूंगा। आर्यन ने अपने भाई को कुछ नहीं कहा और सीधा उठकर दादाजी के कमरे में चला गया जहां शौर्य बैठकर उनसे बातें कर रहा था। राणा फैमिली से मिलने के बाद शौर्य आर्या को कहता है, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं सोच रहा था बाकी लोगों की तरह मैं तुम्हें भी कहीं घुमाने ले जाऊं। जब आर्या ने ये सुना तो वह बोली, आज वैसे तो मैं फ्री हूं पर तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? वैसे मैं तो तुम्हें कोई मूवी दिखाने ले जाने वाला था, लेकिन तुम्हें कहीं और जगह जाना है तो बोलो। मेरी इच्छा तो हवा में उड़ने की है लेकिन तुम पूरी नहीं कर पाओगे। चलो पहले मूवी देखते हैं, फिर ढेर सारी चटपटी चीजें खाएंगे और फिर घर वापस आ जाएंगे। शौर्य इस बात पर मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। शौर्य ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आया। बाहर आते ही उसकी तलवार हवा में लहराए और शौर्य आर्या को पकड़कर तलवार पर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में तलवार हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जब आर्या ने यह महसूस किया तो वह शौर्य को एक ऑक्टोपस की तरह चिपक गई और चिल्लाने लगी। तभी शौर्य उसके कान में बोला, अरे अभी तो तुम कह रही थी ना आसमान में उड़ना है, तो लो हम आसमान में उड़ रहे हैं। आर्या ये सुनते ही शौर्य के आंखों में देखकर बोली, पहले बता देते तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। शौर्य जोर से हंसने लगा और बोला, मैं बोलने पर विश्वास नहीं रखता, सिर्फ करने पर विश्वास रखता हूं माय डियर वाइफ। चल झूठे, तुम बस चांस मारना चाहते हो, तो क्या मैं समझूं कि ये मेरा चांस है? विराज ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ये बात सुनकर आर्या शर्म से पानी पानी हो गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा और शौर्य और जोर से पकड़ लिया। शौर्य इसके बाद आर्या को आसमान की सैर करते हुए शहर के ऊपर से घुमाते हुए उसे अलग अलग खूबसूरत जगहों पर ले गया।
उसके बाद वे दोनों एक थिएटर में मूवी दिखाने ले गया और उसके बाद उसे चाट और बाकी चटपटी चीजें खाने के लिए ले गया। शौर्य की ये पहली डेट थी तो उसे भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। दोनों रात भर घूमकर घर आए। अगले 3 दिनों तक शौर्य ने बाकी कुछ नहीं किया। वह सुबह उठकर कॉलेज जाता, फिर अपने ऑफिस और उसके बाद डायमेंशन में चला जाता। इस दौरान देश में काफी बदलाव आए थे। देश के अंदर इस बार बहुत शांति थी। कई अनसुलझे केस क्लोज हो चुके थे। शौर्य ने चीफ की मदद से उन लड़कियों के घरवालों को ढूंढकर कुछ रकम भेज दी। इस बात को शौर्य ने उन लड़कियों तक भी पहुंचा दी थी। इन 3 दिनों के दौरान कशिश ने एक फैक्ट्री की जगह ढूंढकर वहां पर शौर्य के डिजाइन के हिसाब से एक प्लांट लगवा दिया। आखिरी दिन उसने पहली 1000 बोतल जनरल पांडे को भेज दी और अपनी दावा को मार्केट में बेचने के लिए रेडी कर लिया। आज रविवार का दिन था जो उसके एग्जाम का दिन था। शौर्य तैयार होकर असेसमेंट ग्राउंड पहुंच गया। उसके वहां पहुंचते ही ड्यूटी पर खड़े जवान अलर्ट हो गए और कुछ ही मिनटों में आर्यन वहां पर आ गया। उसके साथ कई स्पेशल फोर्स के सैनिक थे। उन्होंने आते ही शौर्य को देखा और उसको घेर कर खड़े हो गए। ये क्या करने जा रहा था आर्यन शौर्य के साथ? क्या उसका मिशन बदल गया था? क्या आर्मी शौर्य को गिरफ्तार करना चाहती है? क्या होगा आगे? एपिसोड 79 आर्मी में स्वागत। एसएसबी एग्जाम के दिन शौर्य को आर्यन और उसकी टीम ने घेर लिया और उसे अंडरग्राउंड पर जाने से रोका। शौर्य ने सवालिया नजरों से अपने साले को देखा तो आर्यन तुरंत बोल पड़ा, जीजू मेरा मतलब है शौर्य, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर अटेंडेंस लगानी थी, बाकी की टेस्ट सीधा हमारे स्पेशल फोर्सेस के बेस पर होगी, इसीलिए हम आपको लेने आए हैं। ओह तो ये बात है, ठीक है तो फिर अब चले। शौर्य ने कुछ समझकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ ही दूरी पर एक आर्मी हेलीकॉप्टर रुका हुआ था। सभी लोग शौर्य के साथ उसमें बैठकर तुरंत निकल गए। आधे घंटे तक उत्तर दिशा की ओर ट्रैवल करने के बाद पाक बॉर्डर के पास दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में शौर्य को लाया गया। ये पैरा यूनिट 6 का बेस था। यहाँ पर रॉ चीफ जनरल पांडे, जनरल शेरगिल, जनरल शेखावत ऐसे बड़े ऑफिसर्स और सीडीएस खुद मौजूद थे। जब शौर्य हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा तो उसको देखकर सभी उच्च अधिकारी हैरान थे। शौर्य सिर्फ 20 साल का लड़का था। उसकी कदकाठी काफी अच्छी थी मगर उसके चेहरे से मासूमियत अभी भी अच्छे झलक रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जिसने अहमदाबाद टेरर कैंप को अकेले निस्तनाबूद कर दिया था। सभी दिमाग में उस रात वाला सीन फीस रिपीट होने लगा। जब सभी अधिकारियों ने उस सीन को अपने सिर में रिपीट किया तो अपना सिर झटकते हुए शौर्य को ध्यान से देखने लगे। तभी वहां के टेस्ट के इंचार्ज एज आए और खड़ी आवाज में बोले, रिक्रूट शौर्य, तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होगी, तुम्हें सीधा स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तुम्हारी काबिलियत तय करेगी कि तुम्हें स्पेशल फोर्स में कौन सी रैंक मिलेगी। तुम्हारे सामने उस ग्राउंड पर एक टेररिस्ट कैंप का सेटअप है। तुम्हें वहां से कुछ बंदियों को छुड़ाना है। उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उस कैंप को ध्यान से देखा और एक दौड़ने की पोजीशन ले ली। तभी वह इंचार्ज बोला, रिक्रूट शौर्य, तुम्हें अपने हथियार को साथ लेना चाहिए, तुम बिना हथियार के दुश्मन को कैसे हरा पाओगे। तभी शौर्य ने वहीं टेबल पर रखे हथियार को देखा और अपना सिर हिला दिया। फिर वह नीचे झुका और अंडे के आकार का पत्थर उठा लिया। उसने फिर एक बार इंचार्ज को देखा और सवाल किया, ऐसा कोई नियम नहीं है न कि मुझे उसे सामने जाकर मारना है और बंदियों को छुड़ाना है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, तुम्हें बस उन बंदियों को छुड़ाना है, वो भी सभी आतंकवादियों के बीच से, ट्रेनर ने सख्त आवाज में कहा। शौर्य ने फिर अपने हाथ में और 5 पठार उठाए और एक पठार फेंकने की पोजीशन में खड़ा हो गया। ट्रेनर ने ये देखा तो पीछे बैरक की ओर देखा। बहाने जनरल ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। ट्रेनर ने तुरंत अपने हाथ का क्लैपर बजा दिया। क्लैपर की आवाज खत्म होती उससे पहले ही 5 एक के बाद एक धमाके सुनाई दिए और सामने लगी दीवारों को पार करके सारे पत्थर उन आतंकवादियों के पुतलों में धंस चुके थे। उसके बाद शौर्य आराम से अंदर गया और 3 बंदियों को छुड़ाकर बाहर लेकर आया। उसने ये सब सिर्फ 1 मिनट में पूरा किया था। ये एक है हाईएस्ट रिकॉर्ड बन चुका था। शौर्य ने ट्रेनर को देखा और पूछा, क्या मुझे सिर्फ इतना ही करना है? ट्रेनर, जिसका मुंह अभी तक खुला था, वह सदमे से बाहर आया और बोला, रिक्रूट शौर्य, तुम्हारी पहली टेस्ट खत्म हो चुकी है। अगली टेस्ट तुम्हारी दम रखने की क्षमता को जांचेगी। तुम्हें पीठ पर 75 किलो के वजन को उठाकर 5 किलोमीटर की दौड़ को 20 मिनट में पूरा करना है। शौर्य ने वहीं पर रखे बोरों को देखा तो उसने जाकर 2 बोरे कंधे पर उठा लिए और अपनी स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हो गया। ट्रेनर उसे इतने आराम से खड़ा देखा तो वह हैरान था, क्योंकि वह एक बोरा 75 किलो का था।
इस वक्त शौर्य 150 किलो के वजन को उठाकर खड़ा था। तभी ट्रेनर एक बार फिर बैरक की ओर देखा। उसे इस बार भी हाँ का इशारा मिला, तो उसने क्लैपर बजा दिया। शौर्य ने भी उन बोरों को कसके पकड़ा और दौड़ लगा दी। उसकी तक फरार 100 मीटर देश में दौड़ने वाले खिलाड़ी जितनी थी, लेकिन शौर्य के हिसाब से वह बहुत धीरे दौड़ रहा था। उसने जल्द ही पहला पड़ाव पार कर लिया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके उसने 5 पड़ाव पार किए, जो कि कुल मिलकर 5 किलोमीटर थे। जब वह रुका तो उसके शरीर पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी, न तो उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने राउंड खत्म होते ही उन बोरों को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई गेंद हो। उसके बाद इंचार्ज शौर्य से बोला, तुम्हारी अगली टेस्ट तुम्हारी ताकत को जांचेगी। तुम्हें उन बड़े टायर्स को पलटते हुए 1 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करना है। शौर्य ने उस बड़े टायर को देखा तो उसके पास गया और उसे एक लात मार दी। उसकी लात पड़ते ही वह बड़ा सा टायर किसी फुटबॉल की तरह हवा में उछाल गया और 1 किलोमीटर दूर जाकर गिर गया। फिर शौर्य ने उबासी लेते हुए इंचार्ज से कहा, आपके पास मेरी ताकत और मेरी काबिलियत जांचने के लिए सही औजार और मायने नहीं है। चलो मैं आज तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ। शौर्य आगे बढ़ा और उसने दूर दूर तक फैले रेगिस्तान को देखा और अपने दोनों हाथ उठाए और भूमि आवाहन मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके ऐसा करते ही सारी रेत जमीन से उठने लगी। कुछ ही समय में सभी ने देखा कि जमीन पर 1 किलोमीटर परिसर में फैली सारी रेत जमीन से कई मीटर ऊपर एक लाइन में तैर रही थी, मानो हवा में ही रेगिस्तान बन गया हो। शौर्य फिर बैरक की ओर देखा और जोर से बोला, चीफ आपको पता है कि मैं कौन हूं, तो इन खिलौनों से मुझे जांचना बंद कर दीजिए। ये सुनकर चीफ ने अपना सिर हिलाया और बोले, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें इन आम इंसानों के आधार पर नहीं जांचा जाना चाहिए। इतना कहकर चीफ और अन्य उच्च अधिकारी शौर्य के सामने आए। सीडीएस ने शौर्य को देखा और बोले, जवान तुम कुछ ज्यादा ही काबिल हो। मैं तुम्हें हमारे इंडियन आर्मी का ब्रह्मास्त्र बनाना चाहता हूँ। साथ ही मैं चाहूंगा कि तुम हमारे बाकी सोल्जर को भी अपने जैसा बनाओ, क्या ये मुमकिन है? शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और बोला, मैं आपका ब्रह्मास्त्र तो बनूंगा, लेकिन मुझे लोगों द्वारा मिशन के दौरान ये कहना कि ये पॉलिटिक है, ये सेंसिटिव है, ये किसी धर्म विशेष से जुड़ा है या फिर ये इसका बेटा है, ये मंत्री है, ये कहकर मुझे रोक न जाए। और मैं भी एक बात बता दूं कि अगर मैंने कोई मिशन ले लिया तो उस पर सिर्फ मेरा अंतिम निर्णय होगा। और रही बात इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उसकी चिंता आप मिशन के साथ ही छोड़ दिया कीजिए। अब रही बात मेरी तरह कुछ और सैनिक बनाने की, तो ये आसान नहीं है। उसके लिए मैं पहले खुद उन्हें मिलना चाहूंगा, फिर मैं तय करूंगा, क्योंकि साधना करना सभी के बस की बात नहीं होती। सीडीएस ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोले, मैं तुम्हें स्पेशल अपॉइंटमेंट देकर सीधा ब्रिगेडियर जनरल की रैंक दे सकता हूं। तुम इस वक्त के सबसे जवान सैनिक होगे ये रैंक पाने वाले। रही बात सैनिक चुनने की, तो आने वाले स्वतंत्रता दिन जो कि अगले हफ्ते है, उस दिन तुम खुद उन्हें दिल्ली आकर सेलेक्ट कर लेना। इस दिन बेस्ट से बेस्ट सोल्जर को बुलाया जाता है। शौर्य ने भी उनकी बात मानी और उन्हें एक सैल्यूट मार दिया। तभी वह इंचार्ज बेस कैंप के अंदर गया और एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और साथ ही यूनिफॉर्म और कुछ सामान जैसे शौर्य की आइडेंटिटी कार्ड, उसकी वेपन लाइसेंस, उसके जूते वगैरह लेकर आया। शौर्य को उन्होंने सामान दे दिया और एक सैल्यूट कर दिया। शौर्य ने भी उन्हें एक सैल्यूट किया और फिर बाकी लोगों को भी एक एक सैल्यूट करके वह बेस कैंप में चला गया। अंदर आते ही उसने आर्यन की देखा और बोला, मेजर आर्यन, मुझे लगता है कि आप बहुत आलसी हुए हैं, तो कल से आपकी ट्रेनिंग मेरे अंडर होगी। आपका ब्रिगेडियर जनरल होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि तुम्हें फिट रखा जाए। आर्यन ने ये सुना तो वह पहले हैरान हो गया, पर जब उसकी नज़र शौर्य के हाथ में पकड़े यूनिफॉर्म पर पड़ी तो वह चौंक कर खड़ा हुआ और उसने एक जोरदार सैल्यूट किया। उसके ऐसा करते ही उसके साथी भी खड़े हुए और उन्होंने शौर्य को सैल्यूट किया। शौर्य इसे देखकर हंस पड़ा और बोला, बस बस साले साहब, इतनी भी रिस्पेक्ट मत दो, वरना आपकी बहन समझेगी कि मैं आपको बेवजह परेशान करता हूं। इसे सुनकर आर्यन शर्माया और बोला, क्या आप भी जीजू? तभी शौर्य बोला, क्या नसीब पाया है मैंने, मुझे साली तो नहीं दी लेकिन शर्माने वाला साल जरूर दिया है। ये बात सुनकर आर्यन के टीममेट भी हंस पड़े। तभी कमरे का दरवाजा खुला और चीफ अंदर आ गए। चीफ जामवाल को देखकर शौर्य ने एक सैल्यूट किया और बोला, तो दादाजी अब क्या आदेश है? चीफ ने ये सुना तो वह मुस्कुराए और बोले, फिलहाल तो तुमने सब कुछ शांत कर दिया है और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने इस्लामाबाद, कराची और बलूचिस्तान एरिया में हमारे सारे एजेंट्स को एक्टिव कर दिया है। लेकिन रह रह कर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब भी मैं कोई ऑर्डर देता हूं तो वह इंटरसेप्ट हो रही है। कोई तो है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है पर मुझे मिल नहीं रहा। तभी शौर्य ने उनसे संदिग्ध लोगों के नाम पूछे और चीफ ने सारे नाम बता दिए।
यहाँ तक कि उनके ऑफिस में काम करने वाले टेक्नीशियन का भी नाम बताया। शौर्य ने उनके नामों को सिस्टम से कहकर उनकी सारी कुंडली निकाली। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। ये एक डबल एजेंट था और सारी बातें यही लीक करता था। शौर्य ने चीफ को देखा और बोला, अविनाश को लेकर कल आप द्वारिका आ जाना, मैं आपको उस धोखेबाज का नाम बता दूंगा। चीफ ने ये सुना तो उन्हें अविनाश पर शक हुआ, लेकिन शौर्य ने तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगले दिन की प्लानिंग करके चीफ वहां से निकल गए। शौर्य अब अपना यूनिफॉर्म पहन लिया और खुद को ध्यान से देखने लगा। उस यूनिफॉर्म को पहनते ही उसके अंदर की योद्धा की आत्मा हिचकोले लेने लगी। उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा संचारित होते हुए महसूस हुई। शौर्य आज बहुत खुश था तो उसने अपना मोबाइल निकाला और एक सेल्फी ली और आर्या और उसके तीनों बहनों को भेज दी। उसके बाद वह यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ वहाँ थोड़ा घुमा और वहाँ के मेजर जनरल से सारी जानकारी ली। उसके बाद अब उसके पास फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं था तो वह आर्यन को लेकर वहाँ से द्वारिका के लिए निकल गया। जब वह लौटा तो शाम हो चुकी थी। आते ही वह अपने घर पर पहुंचा और दादी के तस्वीर के आने जाकर उसने एक सैल्यूट किया और बोला, देखा दादी, मैं आज असली वाला सैनिक बन गया हूँ। काश ये दिन देखने के लिए आप यहाँ होती। देखो तुम्हारा ये पोता आज सबसे काबिल इंसान बन गया है, वो भी सभी के नाक के नीचे। आज तुम्हारे पोते को हर कोई अपना मानता है, लेकिन इस स्वार्थी दुनिया में आपकी तरह निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई नहीं है। जब शौर्य ये बातें बड़बड़ रहा था तभी दीनानाथ कोने में खड़े रहकर गीली आंखों से शौर्य को देख रहे थे। बाकी परिवार की तरह उसने भी ये मौका खो दिया था जिससे वह शौर्य को अपनाने पर शौर्य उसे भी अपना ले। अपनी दादी से कुछ देर तक बात करने के बाद वह अपने कमरे में आया और उसने अपनी यूनिफॉर्म उतारकर अलमारी में रंग दी और एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, कराची वालों, धमाके के लिए तैयार रहना, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर शौर्य पाने कपड़े बदलकर घर से बाहर आ गया। आज रविवार का दिन था तो द्वारिका में आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंदिर में पहुंचकर शौर्य दर्शन लेने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई, युद्ध के देवता के वारिस को कब से कतार में खड़े रहने की जरूरत पड़ने लगी। ये द्वारकाधीश का मंदिर है, यहाँ स्वयं श्री कृष्ण रहते ही तो आप सीधा अंदर जाएं और दर्शन कर ले। जब शौर्य ने ये सुना तो वह चौंक कर पीछे मुड़ा तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी शक्ल वाली लड़की जिसने थोड़े पुराने जमाने का पहनावा किया था और उसके कान में हेडफोन लगाया हुआ था, मगर उसकी आंखें सिर्फ शौर्य को निहार रही थी। शौर्य ने उसे देखकर महसूस किया कि वह बहुत शक्तिशाली है। शौर्य उसके सामने एक चींटी की तरह था। शौर्य ने अपने डर को काबू किया और बोला, मुझे क्षमा कीजिए देवी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं है। कृपया अपना परिचय दीजिए। ये बात सुनकर वह लड़की हंसने लगी और बोली, युद्ध के देवता का वारिस इतना विनम्र कैसे हो सकता है? भाई, तेरा घमंड कहाँ गया? या फिर तुझे माया ने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी? या फिर तेरी वह कृत्रिम आत्मा जो अभी तुझसे जुड़ी है उसने तुझे कुछ नहीं बताया? ये सुनकर शौर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत वहां से भागने के फिराक में था, लेकिन उसने देखा कि इस लड़की से उसे कोई खतरा नहीं है, तो वह बिना कुछ बोले उस लड़की को घूरने लगा। शौर्य के इस हरकत पर वह लड़की सीरियस होकर बोली, मैं देवलोक से एक संदेशा लेकर तुमसे मिलने आई हूँ। मेरा नाम चित्रांगदा है। आज के समय मैं देवी रति की शिष्या हूँ। शौर्य ने इस बात पर अपन सिर हिलाया और बोला, क्या संदेश है मेरे लिए? ये सुनकर वह लड़की बोली, तुम सीधा बात पर आ गए। कितने बोरिंग इंसान हो तुम, इतनी खूबसूरत बला को देखकर कम से कम चाय के लिए ही पूछ लेते। ये आजकल के जवान लड़के बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शौर्य ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराया और उस लड़की को मंदिर के बाहर बनी एक टपरी पर लेकर आ गया। वहां पर आते ही चित्रांगदा ने चाय का स्वाद लिया और फिर बोली, कई सालों बाद मैंने ये स्वाद चखा है भाई, मजा आ गया। वैसे तो तुमने मेरे कहने से पहले ही कुछ चीजों को खत्म कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। शौर्य के कान तुरंत खड़े हो गए और वह ध्यान से चित्रांगदा की बातें सुनने के लिए रेडी हो गया। तभी कुछ दिलफेक आशिक चित्रांगदा को देखकर वहां पर आ गए। शौर्य के अचानक माथा ठनक गया और वे लोग कुछ हरकत करते उससे पहले ही उसने अपनी बंदूक निकली और टेबल पर रख दी और एक नज़र उन तरकियों को देखा। वे लोग तुरंत उसका इशारा समझ गए और वहां से भाग गए। तभी शौर्य चित्रांगदा को बोला, देवी, क्या आप अब मुझे वह संदेश बताएंगी? तभी चित्रांगदा बिंदास अंदाज में बोली, अरे ये क्या बात हुई, मैं यहाँ उसी काम के सिलसिले में आई हूँ तो संदेश तो तुम्हें बताकर ही जाऊंगी ना। शौर्य उसकी फालतू की बातें सुनकर शौर्य मन ही मन उसे कह रहा था, अरे मेरी माँ तो बताना जल्दी, कल राजस्थान जाना है। अब क्या होगा आगे? क्या चित्रांगदा शौर्य को संदेश देगी या फिर उसे बातों में उलझाए रखेगी? आखिर क्या है इस संदेश में और किसने भेजा है ये संदेश? एपिसोड
80 कलियुग का कली और फॉर्मूला चोर। शौर्य आज चाय की टपरी पर बैठा उसके सामने बैठी अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की की चपड़ चपड़ बातें सुन रहा था। उसकी बातों का न तो कोई सिर था न पैर। कुछ देर उसकी बकवास बातें सुनकर शौर्य झल्लाते हुए बोल पड़ा, अरे ओ देवलोक की मैडम, अब जरा मुद्दे की बात करोगी या फिर कह देना वापस जाकर उस संदेश भेजने वाले को कि मैंने उसका जो संदेशा है वह ठुकरा दिया है, और अगर उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्हें कह देना कि संदेश देने के लिए अगली बार किसी दिमाग से संतुलित और शांत इंसान को भेजे। इतना कहकर शौर्य उठ खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। जब चित्रांगदा ने शौर्य की बात सुनी तो वह लगभग अपनी जगह पर गिर पड़ी, क्योंकि जो लड़का उसे इतनी देर से देवी कहकर बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था उसने सीधा 180 डिग्री का टर्न मारा और वह एक अलग ही इंसान बन गया। तभी चित्रांगदा को याद आया कि उसे ये संदेश किसने और क्यों दिया है। उसे सोचकर ही उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और वह झट से खड़ी होकर शौर्य से माफी मांगते हुए बोली, युद्ध के देवता के वारिस शौर्य, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें, मैं बस बातों में बह गई थी। मुझे ये संदेश मेरे पिता के स्वामी भगवान ब्रह्मदेव ने भेजा है। जब शौर्य ने ब्रह्मदेव के बारे में सुना तो वो चौंक गया और बोला, आप ये क्या बोल रही है? भला ब्रह्मदेव मुझे क्यों कांटेक्ट करेंगे? मैं तो एक मामूली सा बच्चा हूँ। तभी चित्रांगदा बोली, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने आपके लिए ये संदेश खास भेजा है। इतना कहकर चित्रांगदा ने एक भुर्ज पत्र जैसी दिखने वाली चीज शौर्य के हाथ में दी। वह चीज हाथ में लेते ही वह शौर्य के माथे में चली गई। तभी शौर्य के मस्तिष्क के आयाम में उसके सामने एक धुंधली कमल पर बैठी आकृति दिखाई देने लगी। जब शौर्य ने उस आकृति को देखा तो वह हैरान हो गया। तभी वह आकृति शौर्य को देखकर बोली, पुत्र, तुम्हारा संयोग से युद्ध के देवता का वारिस बनने के लिए चुनाव हुआ है, जो मुझे लगता है किसी त्रुटि के कारण हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक जिम्मेदार सौंपना चाहता हूं। तभी आत्मारूपी शौर्य उनके सामने खड़े रहकर बोला, वैसे आप कौन है और आप ये किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं? शौर्य का सवाल सुनकर वह आकृति मुस्कुराए और बोली, मेरा नाम तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे लोग ब्रह्मदेव कहते हैं। वैसे तो तुम्हारी दुनिया में मुझे अलग अलग रूपों में दिखाया गया है, और ये जो तकनीक है इसे देवत्व प्राप्त होने पर तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब शौर्य ने ये सुना तो वह तुरंत सहम गया और उसने आदरपूर्वक ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ये देखकर ब्रह्मदेव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे दुनिया में इस वक्त कलियुग चल रहा है और पाप इस वक्त चरम पर पहुंच रहा है। इस दुनिया में बुराई और अच्छाई का जो संतुलन है वह बिगड़ रहा है। इसके पीछे एक दानव है जिसे लोग काली कहते हैं। तुम उसे अपना प्रभाव बढ़ाने से रोक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दुनिया का स्वर्ग क्षेत्र तुम्हारी ताकतों को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि वह तुम्हारे विरासत और आयाम से कमजोर है। इसी का फायदा उठाकर मैं चाहूंगा कि तुम इस काली दानव के इंसानों पर होने वाले प्रभावों को नष्ट करो। इससे दो काम होंगे, तुम्हारे युद्ध कौशल में वृद्धि होगी और पाप का प्रभाव कम हो जाएगा। जब शौर्य ने ब्रह्मदेव की बात सुनी तो उसने सिस्टम से वह शैतानी एनर्जी के एक सैंपल को हाथ में पकड़ा। वह एकदम काले रंग की एक लपट की तरह दिख रही थी और ब्रह्मदेव को दिखाया, जिसे देखकर ब्रह्मदेव बोले, ये कली का अंश है। कली अपनी शक्ति से लोगों को प्रभावित करता है और उन प्रभावित लोगों को बुराई को बढ़ाने कहता है। तुम्हें ऐसे ही लोगों को ढूंढकर खत्म करना होगा, वरना इस युग में दानवों का इस दुनिया में आगमन समय से पहले हो सकता है। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और ब्रह्मदेव को आश्वासन देते हुए कहा, ब्रह्मदेव, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा और इस बुरी शक्ति को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। तभी ब्रह्मदेव शौर्य की बात पर बहुत खुश हुए और बोले, मैं आशा करता हूं कि इस समस्या को तुम जल्द से जल्द खत्म करके सिमरलोक पहुंच जाओगे। शौर्य ने जब ये सुना तो उसने तपाक से ब्रह्मदेव से पूछा, भगवान, ये स्मारलोक क्या है? तभी ब्रह्मदेव बोले, इतनी भी क्या जल्दी है, जब वक्त आएगा तो तुम्हें पता चल हो जाएगा। तभी शौर्य बोला, अगर वक्त आने पर पता चलने वाला था तो मेरे सामने उसकी बात करने की क्या जरूरत थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। ये सुनकर ब्रह्मदेव के ओंठों के कोने हिलने लगे और उन्होंने कुछ नहीं कहा और गायब हो गए। अगले ही पल शौर्य वापस से चित्रांगदा के सामने खड़ा था। उसने चित्रांगदा को देखा तो वह बोला, तुम देवलोक के लोगों को सामने वाले इंसान को सस्पेंस में रखने की आदत है क्या? तुम कोई भी बात सीधे बता क्यों नहीं पाते और तो और आधी अधूरी बातें बोलकर सामने वाले को फोकट का परेश कर देते हो। ये सुनकर चित्रांगदा बेमन से मुस्कुराया और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ बातें समय आने पर पता चली तो अच्छी होती है। जब शौर्य ने ये सुना तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह मन में बड़बड़ाया लगा, कोई बात समय आने पर ही क्यों पता चलनी चाहिए, और तो और अगर उसे समय आने पर पता चलना ही है तो उसकी हिंट पहले ही क्यों देते हो? सस्पेंस में ही मरवाओगे क्या इस इंसान को?
जब शौर्य गुस्से से उबाल रहा था तभी चित्रांगदा बोली, क्या मैं माया से मिल सकती हूँ? हजारों साल हो गए उससे मिले हुए। क्या आप उसे बाहर बुला सकते हो? उसकी बात सुनते ही शौर्य ने खुद को शांत किया और बोला, हाँ मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपने मन से माया को कांटेक्ट किया और उसे बाहर बुला लिया। कुछ ही सेकंड्स में माया एक सुनसान जगह पर प्रकट हुई और सीधे उस चाय की टपरी पर पहुंच गई। उसके आते ही और ज्यादा मनचले वहां पर मंडराने लगे। इसे देखकर शौर्य का सिर चकराने लगा और वह तुरंत वहां से उठकर उन दोनों को लेकर अपने विला पहुंच गया। यहाँ वह बहुत दिनों बाद आया था। उसने आते ही उन्हें अंदर छोड़ दिया और खुद वापस मंदिर चला आया। इस बार उसने अपनी साधना शक्ति का इस्तेमाल करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और बाहर आ गया। तभी शौर्य को कशिश का फोन आता है। उधर से कशिश घबराते हुए बोल रही थी, सर हमारे मेडिसिन का फॉर्मूला मांगने के लिए कई सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं और एक साउथ एशिया की कंपनी ने तो मुझे सीधा धमकी दी है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्द यहाँ पर आ जाए। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने अपना सिर खुजा लिया और बोला, मैं कुछ ही देर में वहां पर पहुंच रहा हूँ। शौर्य को अच्छे से पता था जिस दिन उसकी दवा मार्केट में आएगी उस दिन से उसके पीछे दुनिया की सारी ताकतें पड़ जाएगी। जब शौर्य अपने मेडिसिन की कंपनी पर पहुंचा तो उसने देखा कि कशिश और कुछ सीनियर मैनेजमेंट के लोग वहां पर मौजूद थे। शौर्य ने उस दवा को अपने नाम पर पेटेंट करवा रखा था और इस दवा का कोई स्पेशल फॉर्मूला भी नहीं था। यहाँ पर शौर्य सिर्फ उसके डायमेंशन का पानी उन्हें बोतलों में पैक करके चिपका रहा था। शौर्य का ये पानी इंसानों के शरीर से सारी गंदगी बाहर निकाल सकता था और इसकी आज के जमाने में कोई ज्यादा कीमत नहीं थी। एक बोतल सिर्फ 20,000 में मिल रही थी और वह कुछ बोतलें आर्मी और सरकारी अस्पतालों में निश्चित मात्रा में मुफ्त में दे रहा था। उसके इस कदम से हर तरफ गीतांजलि मेडिसिन्स की तारीफ हो रही थी। कंपनी शुरू हुए एक दिन ही हुआ था और मार्केट में बोतलें पहुंची थी। बस इतने में ही लोग उसके कंपनी को टारगेट करने लगे। शौर्य ने सभी लोगों को देखा और उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। इससे शौर्य को पता चला कि ये कंपनियां शौर्य के लोगों को तरह तरह का लालच देकर उनसे उस दवा का फॉर्मूला मांग रहे थे, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। शौर्य ने जो दवा बनाने का प्लांट बनाया था उसमें अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और उन्हें सिर्फ अंदर से बोतलें सीधा पैक होकर आती हुई दिखती थी। इस वजह से कोई भी इस फॉर्मूले को नहीं जानता था। तभी कशिश बोली, लेकिन कुछ भारतीय और विदेशी कंपनियों ने तो हद कर दी है। उन्होंने हमारा प्लान उड़ाने की धमकी दी है, साथ ही साथ हमारे परिवार को भी टारगेट करने की बात की है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, साला अपना टाइमिंग ही खराब है, गांव बसा नहीं और उचक के आ गए, मानो इन्हें बर्बाद होने की जल्दी हो। तभी कशिश बोली, सर हम उनसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ये मेडिसिन माफिया के लोग सीधे साधे तो बिल्कुल नहीं होते। इनके रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय केवल पर अलग अलग देश और बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स और माफिया से भी होते हैं। शौर्य ने ये बात सुनी तो वह मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि इन मेडिसिन माफिया को उनकी औकात दिखानी ही होगी। मैं आप लोगों की बात अच्छे से समझ चुका हूं। आप ऐसा कीजिए, आप सभी लोग अपने परिवार के साथ मेरे बताए होटल पर पहुंच जाना। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि तुम लोगों को और तुम्हारे परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतना कहकर शौर्य ने उसके ससुर को फोन लगाया और शहर का एक 3 स्टार होटल बुक करवा लिया। शौर्य ने उसके बाद अपने स्पेस रिंग से एक और डेथ गॉड बॉक्स निकाला और उसे आदेश दिया कि इस होटल में कोई भी मारने के इरादे से आए तो उन्हें खत्म कर देना। साथ ही साथ वह इन लोगों का सारा लाइफ एसेंस भी रख सकता है। इतना सुनते ही ये डेथ गॉड ये काम करने के लिए तैयार हो गया और हवा में गायब हो गया। दूसरी तरफ तभी शौर्य को एक इंटरनेशनल कॉल आया। उसने नंबर देखा तो पाया कि ये नंबर फ्रांस में रजिस्टर्ड था। उसने फोन उठाया तो उसे दूसरी तरफ से इंग्लिश में बात करते हुए एक आदमी बोला, मिस्टर शौर्य, दिस इज डैनी फ्रॉम एक्सकॉट फार्मास्यूटिकल्स। आई हैव डील फॉर यू। इफ यू शेयर द फॉर्मूला फॉर योर मेडिसिन वी विल गिव यू 1 बिलियन USD। शौर्य ने ये सुना तो वह हंसते हुए बोला, मिस्टर डैनी लिस्टन, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक वेयर यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दैट। नेक्स्ट टाइम थिंक बिफोर यू स्पीक। And remember one thing, you are not qualified to speak with me. Next time please ask your boss to have talk with me. इतना कहकर शौर्य ने फोन काट दिया। शौर्य उस इंसान के रवैये से गुस्से से उबाल रहा था। एक मामूली सा एग्जीक्यूटिव एक कंपनी के मालिक को ऑफर दे रहा था। शौर्य उस 3 स्टार होटल से बाहर निकला ही था कि उसने महसूस किया कि कई सारे लोग उस होटल की तरफ बढ़ रहे थे। इसे देखकर शौर्य ने अपने रिंग से एक स्नैक्स का बॉक्स निकाला और वहीं पर कुर्सी डालकर अंधेरे कोने में ऊंची जगह पर बैठ गया।
तभी उसकी तलवार बाहर आए और बोली, मास्टर आप इतने सारे लोगों का लाइफ एसेंस उस बक्से को कैसे देकर वेस्ट कर रहे हैं? मुझे बताइए क्या करना है, मैं इन्हें मार कर जाऊंगी, बस मुझे भी थोड़ा लाइफ एसेंस दे देना। इसे सुनकर शौर्य की भौं सिकुड़ गई और बोला, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं सूझता? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम आज डेथ गॉड बॉक्स के साथ कंपीट करोगी। यहां पर आने वाले लोगों की संख्या कुल मिलाकर 85 है। तुम दोनों में से जो ज्यादा इन किलर्स को मारेगा उसे वह लाइफ एसेंस मिल जाएगा। मास्टर आप तो बड़े चालाक निकले, इसे कहते हैं एक वार और 3 निशाने। तभी शौर्य बोला, ये ऐसा नहीं है, एक घाव और 2 टुकड़े ये सही मुहावरा है। शौर्य की बात सुनकर रक्त सम्राज्ञी हंसते हुए एकदम मादक आवाज में बोली, मास्टर आप तो बड़े स्मार्ट है। मैं इसी बात पर सबसे ज्यादा लोगों को खत्म करने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर उसकी तलवार हवा में गायब हो गई। अगले 5 मिनट तक कुछ हलचल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद उन कातिलों की चीखें शौर्य के कानों तक गूंज गई। उस होटल के आसपास कई लाशें गिरी थी और डेथ गॉड अपनी शिकार को गिनकर बगल में जमा कर रहा था ताकि आराम से बैठकर इनका लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर सके। दूसरी तरफ तलवार ने उन लोगों को मरते ही उनका लाइफ एसेंस सोख लिया था। वहां पर हर तरफ लाशें गिरी हुई थी। इन लाशों पर उन्हें बेरहमी से काटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जब शौर्य ने भी अपने स्नैक्स चबाते हुए उन लाशों की गिनती की तो उसे पता चला कि उसके तलवार ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा था। आज रात इन कातिलों के लिए सबसे डरावनी रात थी। उन्हें तो उनकी मौत आने के बाद भी पता नहीं चला कि उन्हें किसने मारा था। उन सभी के चेहरों पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। तभी शौर्य बड़बड़ाया, बेचारे कंफ्यूजन में मर गए। इतना कहकर शौर्य उठकर वहां से चला गया। शिखा भी आज इसी होटल पर रुकी थी। वह अब भी शौर्य से नफरत करती थी। वह उस होटल के कमरे के खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने वह भयावह मंजर देखा। इसमें एक मुंह ढका हुआ आदमी और एक औरत लोगों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। उसके बाद उसने देखा कि शौर्य के पास जाकर ये दोनों खड़े हो गए और उन्होंने शौर्य के सामने उन लाशों के ढेर को गिना और पाया कि तलवार ने सबसे अधिक लोग मारे थे। कौन था जिसने शौर्य के पास काम कर रहे लोगों पर हमला करवाया था? क्या मोड़ लेगी शौर्य की रोलर कोस्टर वाली लाइफ? क्या शौर्य ये सब होते हुए छुपकर बैठ जाएगा या देगा मुंहतोड़ जवाब? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।